So we will start with our first paper, that is Immunology 501. Okay, before starting any chapter of this, you need to know the meaning of immunology. Logy, here the logy is the suffix which means the study of the respective field. किसी भी वर्ड के पीछे जो लॉजी सफिक्स होता है उसका मीनिंग क्या है, उस फील्ड के रिलेटेड स्टडी इसके अंदर में होती है. We can take an example like microbiology. इसका मीनिंग क्या है, स्टडी ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स. सेकंड एग्जांपल we can take is pharmacology which means स्टडी ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स. उसी तरह से एक वर्ड है इम्यूनोलॉजी which means स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम रिलेटेड जो कुछ भी स्टडी है, जो कुछ भी रिसर्च है, वो सब इम्यूनोलॉजी के अंदर में होता है. ठीक है, तो our first chapter of immunology is immunity and immune system. Before starting this unit, you need to know the meaning of these two words, immunity and immune system. Okay, first of all, immunity. It is a word that is derived from Latin word immunitas, which means protection from disease. ठीक है, तो इम्यूनिटी का मीनिंग क्या है, किसी भी डिजीज के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करने की जो एबिलिटी है उसे इम्यूनिटी कहते हैं. ठीक है, इन कोरोना के टाइम में आपने बहुत बार इम्यूनिटी वर्ड सुना होगा कि जिसकी इम्यूनिटी कम है उसे कोरोना का खतरा ज्यादा है. और आपने ये भी सुना होगा कि बच्चों और सीनियर सिटीजन्स को कोरोना का खतरा ज्यादा है. ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे हैं, उनके इम्यून सिस्टम पूरी तरह से अभी डेवलप नहीं हुई है, सो उनकी इम्यूनिटी वीक होती है. और जो सीनियर सिटीजन्स है उनकी एज में क्या होता है, उनके ऑर्गन्स का फंक्शन कम हो जाता है एज कम्पेयर टू द एडल्ट्स, सो उनकी इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है उस एज में. ठीक है, तो बच्चों और सीनियर सिटीजन्स को किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द एडल्ट्स, बिकॉज उनकी इम्यूनिटी वीक होती है. सो इम्यूनिटी का फंक्शन क्या है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना और किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को प्रोटेक्ट करना. ठीक है, तो उनकी उसकी साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है, इट इज द स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज. हियर इन्फेक्शियस डिजीज मींस it is a disease, any disease that is caused by the microbial infection is called as infectious disease. किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुआ, फंजाई, उसके द्वारा जो इन्फेक्शन होता है, उसके इन्फेक्शन से जो डिजीज होता है उसे कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज. ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करने का जो एबिलिटी है उसे इम्यूनिटी कहते हैं. और सेकंड डेफिनेशन इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट इन्फेक्शन बाय पैथोजेंस. These two are the definitions. Okay, here pathogens means any kind of the microorganism that can cause disease is known as the pathogen. So these are the two definitions for the immunity. Clear? This was all the basic idea about the immunity. In further lectures we will study the types of the immunity. Immunity के क्या क्या टाइप्स है, किस प्रकार से वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, वो सब हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे. The another terminology you need to know is the immune system. Okay, immune system में क्या है, तो all the molecules, cells, tissues and organs that in our body that are responsible for the immunity will collectively form a system which is known as the immune system. ठीक है, the definition for the immune system is all the molecules, cells, tissues and organs responsible for the immunity are collectively known as the immune system. ओके, हमारे बॉडी में ऐसी बहुत सारी सिस्टम है लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, इन सब सिस्टम का कोई ना कोई पर्टिकुलर फंक्शन होता है. जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन है रेस्पिरेशन. उसी तरह से इम्यून सिस्टम का पर्टिकुलर फंक्शन है डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शियस माइक्रोब्स. कोई भी माइक्रोब और कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन का फंक्शन है इम्यून सिस्टम का. ठीक है, इट इज लाइक द आर्मी ऑफ आवर बॉडी. देश की आर्मी क्या करती है, देश को प्रोटेक्ट करती है, उसी तरह से इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है. ओके, देयर इज वन मोर टर्मिनोलॉजी दैट यू नीड टू नो.
before starting this unit, that is the immune response. Okay, immune response क्या है? The definition of immune response is the collective and coordinated response of all the components of immune system to the introduction of foreign substance is known as immune response. ठीक है, पहले हम देखते हैं what is foreign substance. Foreign substance क्या है? कोई भी particle that does not belong to our body. Okay, any particle that does not belong to our body is known as foreign substance. Foreign substance it may be pathogenic or non-pathogenic. Pathogenic का meaning क्या है? वो हमारे body में enter करता है और body में disease करता है. Okay, it will enter in our body and cause the disease. And the non-pathogenic means it will enter our body but do not affect our body. It cannot cause the disease. And so the non-pathogenic and pathogenic, there are the two types of the foreign substance. So we can take an example of both the pathogenic and non-pathogenic. So pathogenic foreign substance, example of the for example, the pathogenic foreign substance is the coronavirus. Okay, coronavirus को हम एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं. तो कोरोना वायरस हमारे बॉडी में एंटर करके डिजीज करता है, सो उसे पैथोजेनिक फॉरेन सब्सटेंस कहा जाता है. और सेकंड इज द नॉन पैथोजेनिक फॉरेन सब्सटेंस. फॉर एग्जांपल एनी मैक्रोमोलेक्यूल्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट that can enter our body but do not belong to our body and it will not cause the disease, so it is known as the non pathogenic foreign substance. ठीक है, सो जब हमारे बॉडी में फॉरेन सब्सटेंस एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट में इम्यून सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स, ऑल द सेल्स, मॉलिक्यूल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन सब एक्टिव होकर एक साथ एक रिस्पांस देते हैं, उसे इम्यून रिस्पांस कहते हैं. We have already discussed the three main terminologies that are the immunity, immune system and immune response. Okay, immunity क्या है? It is the state of protection from infectious disease. Okay, immune system is the collection of all the cells, organs, tissues and molecules that are responsible for the immunity that will collectively form a system which is known as immune system. And immune response क्या है? It is the collective and coordinated response of all the components of immune system. ठीक है, ये तीन टर्मिनोलॉजी हमने देख ली. अब नेक्स्ट क्या है? इम्यूनिटी. इम्यूनिटी के मेन टू टाइप्स है, इनेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी. ठीक है, इनेट इम्यूनिटी और जब कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये दोनों ही इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. First response is given by the innate immunity components and second the late response is given by the adaptive immunity components. Okay, early response क्या है? foreign particles के enter करने के तुरंत बाद जो response मिलता है उसे early response कहते हैं. So the components of innate immunity are always ready to fight against any type of the foreign substance. And late response means adaptive immunity takes some time to activate all its components against the foreign particles, so it is called as the late response. और ये दोनों ही इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स एक साथ मिलकर इम्यून रिस्पांस के लिए रिस्पांसिबल है. Now we will see in the detail both the types of the immunity. Okay, first is the innate immunity. Innate immunity, it is also known as the native or the natural immunity. Okay, we can say innate immunity, native immunity or the natural immunity. तीनों एक ही है और ये कुछ फीचर्स है innate immunity के. ठीक है, फर्स्ट इज इट इज प्रेजेंट सिंस बर्थ. मींस innate immunity हमारे बर्थ से हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है. ओके, सेकंड इज नॉन स्पेसिफिक. innate immunity is non specific, which means any type of the foreign particles enter in our body, all the response of innate immunity is same to all types of the pathogens or all types of the foreign particles. ठीक है, किसी भी प्रकार का foreign particle हो, innate immunity का response एक जैसा ही होता है. और foreign particle pathogenic हो या non pathogenic उस पर डिपेंड नहीं करता. innate immunity का response एक जैसा ही होगा. ठीक है, थर्ड नेक्स्ट फीचर है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. ओके, इट इज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ द इन्फेक्शन. फर्स्ट लाइन क्यों है? क्योंकि कोई भी फॉरेन पार्टिकल और पैथोजन बॉडी में एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट में जो सबसे पहले इम्यून रिस्पांस देता है
वो इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स है। ठीक है। नेक्स्ट, नो मेमोरी। मेमोरी का मतलब यहाँ क्या है, इनेट इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स के पास एक स्पेसिफिक फीचर है कि वो प्रीवियस एक्सपोजर जो हुआ है फॉरेन पार्टिकल्स का उसको मेमोराइज रख सकता है। ठीक है। पहली बार अगर हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट में जो इम्यून रिस्पॉन्स आता है उसको याद रखती है हमारी बॉडी, और नेक्स्ट टाइम जब सेम इन्फेक्शन हमारी बॉडी में लगता है सेम पैथोजन का, तो उसके अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स है वो और ज्यादा होता है क्योंकि उसकी मेमोरी है हमारे पास। पर इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स के पास मेमोरी नहीं है, इसीलिए पहली बार इन्फेक्शन हुए, दूसरी बार, तीसरी बार, उससे इसमें कोई फर्क नहीं आता। इनेट इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स सेम होता है हर टाइम। ठीक है। इट डज नॉट रिले ऑन द प्रीवियस एक्सपोजर ऑफ पैथोजन। इनेट इम्यूनिटी प्रीवियस एक्सपोजर के पर डिपेंड नहीं करता है। सो दिस वाज द मेन स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द इनेट इम्यूनिटी। Okay. So innate immunity is made up of the four types of the main defensive barriers. Barriers का क्या मतलब है? Barriers यानी कि any obstacle that prevents the movement is known as barrier. Here the movement of any pathogens or foreign material. ठीक है? Foreign material की जो movement है हमारी बॉडी में उसे prevent करता है, उसे barrier कहते हैं। तो innate immunity is made up of the four types of the defensive barriers, that are the anatomical barrier, physiological barrier, phagocytic barrier and inflammatory barrier. ठीक है। एनाटॉमिक बैरियर का क्या मीनिंग है? एनाटॉमी मींस इट इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर। हमारे बॉडी में कुछ ऐसे प्रकार का स्ट्रक्चर है जिसके कारण माइक्रोब्स के इन्फेक्शन हमें नहीं होते और कोई फॉरेन पार्टिकल इजीली हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर सकता। तो उन सब का वो सब एनाटॉमिक बैरियर में इंक्लूडेड है। वो हम आगे देखेंगे इन सारे टाइप्स के बारे में इन डिटेल। नेक्स्ट, फिजियोलॉजिकल बैरियर। इट मींस हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती है अलग अलग, जैसे कि पीएच, टेम्परेचर, और उसके बेसिस पर हमारे बॉडी में इन्फेक्शन का खतरा कम रहता है और कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर नहीं कर सकता। तो उन सब का इंक्लूडेड है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में। थर्ड टाइप इज द फेगोसाइटिक बैरियर। हमारे बॉडी में एक प्रोसेस होती है फेगोसाइटोसिस, which means phagocytes are there, that are the cell or type of the cell that engulf the foreign particle. Okay, कोई भी foreign particle enter करेगा तो उसे ये phagocytes engulf कर लेते हैं, उस प्रोसेस को phagocytosis कहते हैं। तो उस प्रोसेस के द्वारा भी हमारे बॉडी में इन्फेक्शन, हमारे बॉडी में आए हुए फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव कर देते हैं हमारी इम्यून सिस्टम। सो वो सब टाइप के फेगोसाइट्स इस फेगोसाइटिक बैरियर में आए हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लामेटरी बैरियर। मींस किसी भी हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में इंजरी होती है तो वहाँ एक प्रोसेस होती है, उसे इन्फ्लामेशन कहते हैं। बहुत सारे हमारे बॉडी के जो सेल्स है जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मॉलिक्यूल्स है, वो सब उस जगह पर इकट्ठा होते हैं, जमा हो जाते हैं। ठीक है, उसे इन्फ्लामेशन कहते हैं। उसके बेसिस पर जो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी मिलती है वो इन्फ्लामेटरी बैरियर में आता है। ठीक है। ऑल दिस टाइप ऑफ द बैरियर्स आर इंक्लूडेड इन इनेट इम्यूनिटी बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी फ्रॉम आवर बर्थ। They are not acquired through life, they are present from birth. So these all are included in the innate immunity. Now we will see in detail about all these four types of the barrier, that what are these barriers and what are the components that are included in this barrier. The first barrier of innate immunity is anatomic barrier. Okay, it is also known as the physical barrier because if all the components of anatomical barrier are the part of our physical structure or are the physical structures of body. Okay, so the morphological structures of body prevents the entry of many microorganisms. माइक्रोऑर्गेनिज्म की एंट्री को प्रिवेंट करता है ऐसे स्ट्रक्चर्स हमारे बॉडी के जो है वो, और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स के इन्फेक्शन से। ठीक है, तो उन सब का समावेश होता है एनाटॉमिकल बैरियर में। The four major anatomical
body. First anatomical barrier is skin. Skin क्या है? हमारी बॉडी का आउटर मोस्ट लेयर है वो स्किन है. It contains the low pH. Skin की pH low है because of some acidic substances are present in our skin. So because of low pH and it contains the some antimicrobial substances, means the substances that will kill the microbes that attach to the skin. So due to this property of the skin, it will prevent the entry of pathogens in our body. This is the basic structure of skin. It is made up of 3 layers: epidermis, dermis and hypodermis. Epidermis क्या है? It is the outermost layer of our skin. Skin का जो outermost layer हम देख सकते हैं वो epidermis है. It is made up of the tightly packed epithelial cells. इनके जो ये cells है वो tightly packed रहते हैं. इसकी वजह से कोई भी foreign particles स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता. सेकंड लेयर इज डर्मिस. डर्मिस क्या है? इट इज द सेकंड लेयर ऑफ स्किन दैट इज अंडर द एपिडर्मिस. ओके, इफ वी रिमूव द एपिडर्मिस फ्रॉम द स्किन, देन द लेयर which you can see is the dermis. It is made up of connective tissue, and this red one are the blood vessels. Okay, the blood vessels that are present in our skin are present in the dermis layer. And hair follicles, जो हमारे हेयर से उनका रूट यानी कि हेयर follicles are present in the dermis. And sebaceous gland. Okay, sebaceous gland क्या है? It is a one type of the gland that secrete oily secretions. Oily substance वो secrete करता है. उसे क्या कहते हैं? sebum. You have heard about the word sebum? Okay, sebum क्या है? It is a secretion of sebaceous gland. Sebum contains the antimicrobial substances like lactic acid and other type of the acid. So this secretion will prevent the microorganism or will kill the microorganisms on skin. ठीक है? There are few microorganisms that can live on the skin because they digest the sebum and use it as a source of the nutrition. ठीक है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? इस सीबम को ही अपने न्यूट्रिशन के सोर्स के रूप में यूज कर लेते हैं. तो उस टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो स्किन पर सर्वाइव करते हैं. ठीक है, और द लास्ट लेयर ऑफ द स्किन इज द हाइपोडर्मिस. ओके, थर्ड लेयर इज हाइपोडर्मिस. इट इज मेड अप ऑफ all the adipose tissues are present in this layer. ठीक है, जो फैट स्टोरेज होता है वो किसमें होता है? एडिपोस टिश्यू में. तो एडिपोस टिश्यू के जो सेल्स है वो हाइपोडर्मिस लेयर में प्रेजेंट होते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द 3 लेयर्स ऑफ द स्किन. इफ वी हैव एनी कट इन द स्किन, ओके, यहाँ कोई कट होता है हमारी स्किन में, तो क्या होता है? माइक्रोब्स है वो फ्रीली स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं. और हमें कोई कट हुआ स्किन में तो उस वहां से ये लेयर जो है हमारे स्किन के वो कट हो जाते हैं और हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो बॉडी में इजीली पेनिट्रेट हो जाते हैं और यहाँ ब्लड वेसल्स में एंटर कर जाते हैं. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्किन. ड्यू टू दिस 3 layers, the skin is the one part of the innate immunity. It will prevent the entry of any kind of foreign substance in our body. The second anatomical barrier is mucous membrane. हमारे बॉडी में जो भी ट्रैक है डिफरेंट टाइप्स के, लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक, यूरोजेनिटल ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक, इन सब ट्रैक में भी माइक्रोब्स का इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा रहता है क्योंकि कोई भी फूड लेते हैं जो एयर हमारे बॉडी में एंटर करती है उन सब में माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं. सो इन सब ट्रैक की जो मेम्ब्रेन है वो म्यूकस मेम्ब्रेन है. ओके, वो सिंपल एपिथेलियल सेल्स से नहीं बनी होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन है. वो सब एपिथेलियल सेल्स one type of viscous fluid is secreted by these all epithelial cells of these tracts. It is known as the mucus. Okay, mucus is secreted by epithelial cells of all these tracts. So this mucus, ये mucus क्या करता है? All the microorganisms that enter in our body through this tract will entrapped by this mucus. So वो body में infection नहीं कर सकता है.
ठीक है. So mucous membrane is the one type of the anatomical barrier. Second, third is the cilia. Cilia क्या है? They are the hair-like projections of cell membrane of epithelial cells. जो digestive tract, respiratory tract है उनके epithelial cells में ऐसे hair-like projection होते हैं, वो उनका नाम है cilia. Okay, cilia क्या करता है? They are continuously moving like this waving movement. Okay, so due to this movement, all the microbes that enter in that tract will sweep out from our body, and they cannot cause any type of infection. ठीक है? Then the fourth type of the anatomical barrier is normal flora. Normal flora का मीनिंग क्या है? हमारे बॉडी में कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो हमारे बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, हमारे बॉडी में फ्रॉम द बर्थ प्रेजेंट होते हैं और वो थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट ही रहते हैं, तो उन्हें नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं. दे आर द वन टाइप ऑफ द एनाटॉमिकल बैरियर बिकॉज दे कम्पीट विद द पैथोजेनिक माइक्रोब्स. जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स बॉडी में एंटर करते हैं उनके साथ वो कम्पीट करते हैं. कम्पीट फॉर व्हाट? दे आर कम्पीट फॉर न्यूट्रिशंस. सो द पैथोजेनिक माइक्रोब्स कैन नॉट ग्रो एंड cause any kind of the infection. So this was all about the four types of the anatomical barrier. The second type of the anatomical barrier is physiological barrier. Physiologic conditions of our body also provide a barrier for entry of pathogenic microorganism. ठीक है, हमारे बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस है वो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म की एंट्री के अगेंस्ट में बैरियर प्रोवाइड करती है. किस तरह? फॉर एग्जांपल डिफरेंट कंडीशंस ऑफ आवर बॉडी आर टेम्परेचर, pH और सम सोल्यूबल फैक्टर्स. टेम्परेचर, फर्स्ट फिजियोलॉजिकल कंडीशन इज टेम्परेचर. टेम्परेचर किस तरह से अफेक्ट करता है? अभी हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमें ग्रो करना है तो वो उसे हम किस में रखते हैं? इंक्यूबेटर में. ठीक है, सो इंक्यूबेटर में क्यों रखते हैं? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए उसे जो फेवरेबल कंडीशंस चाहिए, उसमें जो फेवरेबल टेम्परेचर चाहिए, उसे उस टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए इंक्यूबेटर में रखते हैं. ठीक है, और अगर हम वो टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करते तो माइक्रोब्स अपनी तरह से ग्रो और डेवलप नहीं हो सकता. इसी प्रकार हमारे बॉडी का फिक्स टेम्परेचर होता है और उस टेम्परेचर में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड उसके लिए फेवरेबल है, उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हमारे बॉडी में लगता है. ठीक है, हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री है, तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म 37 डिग्री में ग्रो हो सकता है उसी का इन्फेक्शन हमें लगता है. और हमारा और एनिमल्स का बॉडी टेम्परेचर भी डिफरेंट होता है. ठीक है, कोई डिजीज ऐसे होते हैं जो सिर्फ एनिमल को होते हैं क्योंकि उनका बॉडी टेम्परेचर उस प्रकार का है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ उस बॉडी टेम्परेचर में ही ग्रो कर सकता है. ठीक है, सो टेम्परेचर और अगर कोई माइक्रोब्स हमारे बॉडी में एंटर करता है तो वो अकेला ही डिजीज नहीं कॉज कर सकता, उसे वहाँ स्टेबल होना पड़ता है, उसे ग्रो होना पड़ता है, डेवलप होना पड़ता है और उसकी संख्या, उसकी जो नंबर्स है वो इंक्रीज करने पड़ते हैं उस माइक्रोब्स के. जब माइक्रोब्स के नंबर इंक्रीज होते हैं तभी बॉडी में डिजीज का सिम्टम्स देखने को मिलता है. और अगर फेवरेबल टेम्परेचर ना हो तो वो ग्रो और डेवलप नहीं कर सकता, नंबर्स इंक्रीज नहीं हो सकते, इसीलिए उस माइक्रोब का इन्फेक्शन हमारे बॉडी में नहीं होता. ठीक है, सो टेम्परेचर इज आल्सो अ बैरियर फॉर द माइक्रोबियल डिजीज. सेकंड इज द pH. pH क्या है? तो हमारे बॉडी के जो स्टमक है, स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड होता है, स्टमक में एसिड होता है, वो तो आप सबको पता ही है. कौन सा एसिड होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो स्टमक में सीक्रेट होता है. और अगर कोई भी बैक्टीरिया को एसिडिक कंडीशन में रखते हैं तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट होता है. कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसिडिक कंडीशन में ग्रो हो सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट फेवरेबल इन द एसिडिक एनवायरनमेंट. एसिडिक एनवायरनमेंट में माइक्रोब्स का जो सेल वॉल होता है वो डैमेज हो जाती है और माइक्रोब्स का सेल लाइस हो जाता है. ठीक है, सो द pH इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट बैरियर फॉर द माइक्रोब्स. The next is the soluble factors. Soluble factors means all the soluble components of the molecules that are present in our body are known as soluble factors. For example, proteins, carbohydrates that are soluble in the our body fluids. तो वो सबको soluble factors कहते हैं. तो there are the main three types of the soluble factors
लाइसोजाइम क्या है? इट इज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, उसका फंक्शन है कि वो किसी भी सेल को लाइज कर सकता है, ठीक है। और लाइसोजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है? अवर सलाइवा, टीयर्स और अदर मेनी अदर बॉडी फ्लूइड्स व्हिच कंटेन्स द लाइसोजाइम। सलाइवा और टीयर्स में लाइसोजाइम होता है, मींस कोई भी माइक्रोब अगर हमारे आई से और माउथ के थ्रू एंटर करना चाहता है तो वो उसे लाइसोजाइम है उसे लाइज कर देता है, ठीक है। सेकंड इज इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या है? इट इज एंटीवायरल प्रोटीन। एंटीवायरल प्रोटीन मींस वायरस के अगेंस्ट का प्रोटीन है, वो वायरस का वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में वर्क करता है। और ये किसके द्वारा रिलीज होता है? कोई भी सेल है जिसके अंदर वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो वो इंटरफेरॉन रिलीज करेगा। और ये इंटरफेरॉन कहाँ वर्क करेगा? उसके सराउंडिंग जो सेल्स है वो इंटरफेरॉन को रिसीव करते हैं और उन सबको सिग्नल मिल जाता है कि इस सेल में वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। और ये जब जो सराउंडिंग सेल्स है वो अपनी इम्यूनिटी और अपनी प्रोटेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो उन्हें वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता है और वायरस इसी सेल में रह जाता है, ठीक है। तो इंटरफेरॉन इज एंटीवायरल प्रोटीन कि जो वायरस इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाता है। नेक्स्ट इज द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स क्या है? They are the one group of the proteins that are present in our body fluids, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स नॉर्मली इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में एंटर करता है तो उसे एंटीजन कहा जाता है। एंटीजन क्या है वो डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, और फॉर नाउ इट इज दी एनी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में एंटर करता है तो उसे एंटीजन कहते हैं। तो एंटीजन के साथ एंटीजन के अगेंस्ट में जो इम्यून रिस्पॉन्स आता है उसमें वन टाइप ऑफ द प्रोटीन बनते हैं, उसे एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी का जो रिएक्शन होता है तब ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिव होते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स भी हमारे बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट है, इसलिए इन सबको इनेट इम्यूनिटी में कंसीडर किया जाता है और ये सब इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, लाइक लाइसोजाइम, इंटरफेरॉन एंड कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, ठीक है। The third type of the anatomical barrier is phagocytic barrier, ठीक है। phagocytosis क्या है? phagocytic barrier क्या है उसे समझने से पहले you have to understand one terminology which is endocytosis। endocytosis का मीनिंग क्या है? किसी भी मटेरियल को सेल जब अपने अंदर एंगल्फ कर लेता है तो उसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और एक्सोसाइटोसिस, देयर आर टू टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस मींस कोई वेसिकल्स के फॉर्म में जो एक्स्ट्रा मटेरियल, वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर है उसे सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज करता है, वो वेसिकल सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाती है और वो कंटेंट बाहर रिलीज हो जाता है तो उसे एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। उसी तरह से एंडोसाइटोसिस क्या है? तो कोई भी मटेरियल सेल के बाहर है तो सेल लाइक अमीबा के पास स्यूडोपोडिया होता है, उसी तरह से सेल की मेम्ब्रेन है वो उस मटेरियल के अराउंड स्यूडोपोडिया लाइक फॉर्म करता है और जो बाहर का मटेरियल है उसे वेसिकल के फॉर्म में सेल मेम्ब्रेन के फ्यूजन से अंदर ले लेता है।
आगे फेगोसाइटोसिस डिटेल में आएगा, ठीक है। दिस इज द सेल इन्वेजन। अगर ये सेल मेम्ब्रेन है, ये एक बैक्टीरिया नॉर्मल बॉडी सेल है और फेगोसाइटोस है, फेगोसाइट्स है, ठीक है। किसी भी फॉरेन मटेरियल को वो सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर बना के सेल के अंदर ले लेता है, इसे कहते हैं फेगोसोम। फेगोसोम क्या है? इट इज अ स्मॉल वेसिकल दैट इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द फेगोसाइटोसिस इज नोन एज द फेगोसोम, ठीक है। अब ये फेगोसोम फ्यूजेस विद द लाइसोसोम, लाइसोसोम के साथ फ्यूज होता है। लाइसोसोम इज द small vesicle which contains the enzyme lysozyme, which we have discussed in that earlier physiological barrier, ठीक है। So lysozyme will fuses with the phagosome. This structure is now known as the phagolysosome. उसमें क्या होता है, जो लाइसोसोम के एंजाइम है वो फॉरेन सब्सटेंस जो फेगोसाइटोसिस द्वारा फेगोसोम में से आया है वो उसे डाइजेस्ट कर देते हैं और उसके स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स बना देता है, ठीक है। और ये स्मॉल पार्टिकल्स जो डिग्रेड हो गया है वो सेल के बाहर एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस द्वारा सेल रिलीज कर देता है, ठीक है। तो ये है प्रोसेस ऑफ द फेगोसाइटोसिस। कोई भी फॉरेन पार्टिकल को डिग्रेड करने के लिए यूज होता है। इसी तरह कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बॉडी में एंटर करता है तो उसे डिग्रेड कर देता है हमारा बॉडी विद द प्रोसेस ऑफ द फेगोसाइटोसिस। सो it work as a phagocytic barrier. Or there is one another process which is known as the receptor mediated endocytosis. तो नॉर्मल एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, कोई भी मटेरियल है वो स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर द्वारा एंटर हो जाता है। इसमें क्या है, दिस रेड वन इज द रिसेप्टर। मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर होता है जो फॉरेन पार्टिकल के साथ बाइंड करता है और उसके बाद जो ये सब प्रोसेस है वो होती है, ओके। इसमें रिसेप्टर यूज होता है, इसीलिए इसे कहते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। और आफ्टर द प्रोसेस ऑफ दिस ऑल फेगोसाइटोसिस दिस रिसेप्टर्स आर अगेन गो टू द मेम्ब्रेन, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फेगोसाइटिक बैरियर। This was all about the process of phagocytosis, and the cells that conduct the process of phagocytosis is known as phagocytes. For examples of phagocytes are the neutrophils, macrophages, natural killer cells. All these cells are the part of the innate immune system and work as a barrier. So, first type of the barrier is the inflammatory barrier. If there is any tissue damage which is due to the any wound or the invading microorganisms, it will induces a complex sequence of the events at the site of the tissue injury, which is known as the inflammatory response. ठीक है, हमारे बॉडी में कहीं भी टिश्यू में डैमेज होता है वो किसकी वजह से होता है, कोई वुंड होता है और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो उसकी वजह से टिश्यू डैमेज होता है। तो टिश्यू डैमेज के जगह पर उस साइट पर एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट स्टार्ट होती है, उसे इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। द हॉलमार्क साइन ऑफ द इन्फ्लेमेशन की क्या क्या साइन है, तो फर्स्ट इज द पेन। एट द साइट ऑफ द टिश्यू डैमेज वी कैन फील द पेन, redness, swelling and heat. But the site that is the damaged is also its temperature is also higher than the normal. So these are the four hallmark signs of the tissue damage. And the events that occurs in the inflammation are, first is the vasodilation. Okay, inflammation है तो क्या क्या होता है, first event is the vasodilation, means the blood vessels will be dilated. And the blood vessels will be dilated means the diameter of the blood vessel is increases. Due to this, the blood is accumulated at that site of the injury, and which will cause the signs like redness and the increase in the tissue temperature. ठीक है. The second event is the increase in the capillary permeability. Due to the vasodilation, the capillary permeability will also increases. Due to which the fluid in the blood will come out from the blood vessels. ठीक है. So that the fluid that comes out from the blood vessel is known as the exudate. And it contains the loads of the proteins and all other components that present in the blood. And this leads to the swelling of that tissue. ठीक है. Then the third event is the influx of the phagocytes.
macrophages present in the blood vessels will attach to the wall of the blood vessel. This process is known as the margination. Then second is the extravasation. Means the cell that macrophages जो वेसल्स की वॉल पर अटैच हुए हैं वो स्क्वीज होके जो सेल्स के बीच में जो स्पेस बन जाती है उसमें से स्क्वीज होके बाहर निकलते हैं उसे कहते हैं एक्स्ट्रावासेशन. ओके, मैक्रोफेजेस ब्लड वेसल्स से टिश्यू स्पेस में एंटर हो जाते हैं. और थर्ड प्रोसेस है केमोटैक्सिस. मींस विद द हेल्प ऑफ द केमिकल मीडिएटर्स दिस एक्स्ट्रावासेशन के बाद जो मैक्रोफेज ब्लड वेसल से बाहर निकला है वो कहाँ जाता है? साइट ऑफ द इंजरी. इंजरी के साइड पर पहुंचता है. किसकी मदद से? केमिकल मीडिएटर्स की मदद से. This so the third process is known as the chemotaxis. So the influx of these phagocytes means this with the help of these three processes the macrophages or the phagocytes from the blood vessels will reaches to the site of the tissue damage. Okay, these three are the main sequence of event in the inflammation. Due to this inflammation there is one type of the fluid is formed which is known as the pus. ओके, जब हम कोई भी टिश्यू डैमेज होता है और टिश्यू डैमेज हीलिंग हो रहा होता है तब येलो कलर का एक फ्लूइड निकलता है उसे पस कहते हैं. वो क्या है? जब भी वो यहाँ साइट ऑफ इंजरी पहुंच रहा है तो उसका काम क्या है? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंगल्फ करना स्टार्ट कर देता है. कोई भी बैक्टीरिया जो एंटर हुआ है उसे एंगल्फ करना स्टार्ट कर देता है. और एक और काम करता है वो लाइसोजाइम रिलीज करता है. वो क्या है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. वो बैक्टीरिया को तो किल करता ही है पर नॉर्मल सेल्स को भी डैमेज करता है एट द साइट ऑफ द इंजरी. जो हमारे नॉर्मल बॉडी सेल्स है उसे भी डैमेज करता है. तो जो सेल्स डेड हो चुके हैं वो डेड सेल्स डाइजेस्टेड मटेरियल एंड द फ्लूइड दैट वाज कम आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स वो तीनों को मिलाकर जो फ्लूइड बनता है उसे पस कहते हैं. ठीक है, वो येलो कलर का फ्लूइड है जो टिश्यू हीलिंग के बाद निकलता है. This was the three events that occurs during this process of the inflammation. Now the chemical mediators of inflammation. All the three events occurs during the process of the inflammatory response are mediated by some chemicals. Okay, कुछ भी जो vasodilation होता है, blood vessels permeability increase होती है, वो सब किसी केमिकल की इफेक्ट, केमिकल मीडिएटर के इफेक्ट से होता है. So mainly these chemical mediators means chemical molecules that mediate the chemical molecules that are responsible for some reaction. Okay, so these are released by the microbes, damaged tissues, plasma or the WBC. Okay, the three main these are the four examples of the chemical mediators. First is the histamine, which is released by the different type of the cells and it will mediate the process of the vasodilation and increase the blood vessel permeability. Histamine के इफेक्ट से ये दोनों इवेंट्स होती है. ठीक है. Second is the kinin. Kinin is also a group of the proteins that is present in the plasma and it will mediate the process of vasodilation. Next is the fibrin. It is also a chemical mediator which is present in our blood plasma and it will wall off the infected area. Infected area पूरा है उसे फाइब्रिन क्लॉट बनाता है और वो कवर करता है. उसकी वजह से इंफेक्शन है वो अदर टिश्यूज में स्प्रेड नहीं होता. इंफेक्शन कैन नॉट स्प्रेड इन फर्दर टिश्यू. इंफेक्शन को वही रोक लेता है. और द फोर्थ इज द सी रिएक्टिव प्रोटीन. इट विल बाइंड टू द सेल ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया और फंजाई. जो एंटर होता है बैक्टीरिया और फंजाई की सेल वॉल पर वो बाइंड हो जाता है और वहाँ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिव करता है और उसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जहाँ पर एक्टिव होता है वहाँ उस सेल का डेथ हो जाता है. कैसे होता है वो अगर हम जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट द केमिकल मीडिएटर्स दैट आर रिस्पांसिबल फॉर द इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस. This was all about the innate immunity, what is innate immunity and the four types of the barriers that we have seen. The barriers are also known as the components of innate immunity. In our next lecture, we will discuss about the acquired immunity. What is acquired immunity and what are the components of acquired immunity.
So thank you for watching this video, and I hope you understand these whole concepts very carefully, and if you have any doubt then please ask in the comment box.